आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की करप्शन के खिलाफ कोशिशों के लिए ताउन की बराहे रास्त पेशकश। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान की सालमियत और खुशहाली के लिए बिला तफरीक एहतसाब जरूरी है। वजीर आजम लंदन से इलाज के बाद वतन वापस आ गए। पानामा लीक्स पर सियासी चैलेंज अब भी बरकरार है। जहां ऑपोजिशन आपस में उलझी हुई है, वहां हुकूमत को अपने ही इस्तेहकाम की खातिर मुकम्मल और शफाफ हल की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर आगे बढ़ना होगा। मार्शल लॉ हो या जमहूरियत, एहतसाब का नारा हमेशा सियासत की नजर हुआ। करप्शन के खिलाफ मार्शल लॉ आया तो एहतसाब के नाम पर जमहूरियत, लेकिन पिछली 6 दिहाइयों से ना एहतसाब हुआ और ना करप्शन का खात्मा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद की एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर धोखा खाने की कहानी। मुस्तफा कमाल ने मजीद तफसीलात बता दी। धोखेबाज शख्स 45 मिनट तक जाली डीजे ISI बनकर MQM के कायद से बात करता रहा। 7 दिन का वक्त मुकम्मल हो गया। मुत्तहिदा के कायद ने शहरयार नियाजी से मुआजरत नहीं की। क्या साबिक बरतानवी सिफारतकार मजीद तफसीलात लेकर आएंगे? और राजनपुर का छोटू गैंग हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान बन गया। फौज को ऑपरेशन की कमांड संभाले 5 रोज हो गए। ग्रैंड ऑपरेशन से पहले पसे पर्दा छोटू गैंग से मुज़ाकरात जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज एक इंतहाई अहम बयान आर्मी चीफ का सामने आया, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में वैसे तो कमी आई है और कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन एक सूबा जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बनता आ रहा है वो है खैबर पख्तूनख्वा। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में महकमा एक्सरसाइज के दफ्तर में धमाका हुआ। अफसोसनाक वाकया हुआ। DPO मर्दान फैसल शहजाद के मुताबिक धमाका खुदकुश था, जिसमें हमला आवर हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। फैसल शहजाद के मुताबिक हमला आवर फायरिंग करता हुआ जबरदस्ती दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ। हमला आवर ने दफ्तर के कंप्यूटर सेक्शन में धमाका किया और उसकी खुदकुश जैकेट में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। पुलिस के मुताबिक धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ है और इस धमाके में 18 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मर्दान मुंतकिल कर दिया गया है। जहां दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, कामयाबी हो रही है, शवाल क्लियर किया गया और इसका ऐलान किया गया कि पूरा इलाका क्लियर कर दिया गया है। वहीं दहशतगर्दों की इक्का दुक्का कार्रवाइयां भी जारी हैं। और जहां दहशतगर्दी की बात हो रही है, वहीं आज एक ऐसा बयान सामने आया आर्मी चीफ की तरफ से, जिसमें दहशतगर्दी करप्शन के हवाले से एक बात की गई। वजीर आज़म पाकिस्तान पिछले 5 दिनों से बैरून मुल्क में थे। वो जब 5 दिन पहले बैरून मुल्क गए तो वो पानामा लीक्स पर ऑपोजिशन के रद्द-ए-अमल के बावजूद मुतमईन थे, या हुकूमत कह रही थी कि मुतमईन है। वजीर आज़म की गैर मौजूदगी में वजीर खजाना इसाक डार हुकूमती मामलात देख रहे थे। वजीर आज़म हाउस में होने वाले इजलासों की वो सदारत कर रहे थे। ऑपोजिशन जमातों से इसाक डार मुज़ाकरातें कर रहे थे। इमरान खान की जो पोजीशन थी वो पोजीशन आज भी वही है। लेकिन आज जब वजीर आज़म पाकिस्तान वतन वापस आने के लिए निकले, अब फाइनली आ गए हैं, लेकिन जब निकले रास्ते में थे तो एक तब्दीली आई। और तब्दीली यह है कि एक बयान सामने आया और उसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया। आपने आज सारा दिन अपनी मीडिया स्क्रीन पर देखा होगा। एक बयान सामने आया है और वो है बयान आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जानिब से। जनरल राहील शरीफ की जानिब से जो बयान सामने आया है वो बहुत अहम है। ये बयान मुल्क में जारी पानामा लीक्स की तहकीकात पर होने वाली बहस के तनाजुर में भी इंतहाई अहम है। जनरल राहील शरीफ ने आज कोहाट में सिग्नल रेजिमेंट सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने जो बात की वो बहुत अहम थी। और आज आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी जंग कौम की पुश्तपनाही के बगैर जीती नहीं जा सकती। आर्मी चीफ ने मजीद कहा और जोर देकर कहा कि पायदार अमन और इस्तेहकाम करप्शन को जड़ से उखाड़े बगैर कायम नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान की यकजहती, सालमियत और खुशहाली के लिए बिला तफरीक एहतसाब जरूरी है। बिला तफरीक एहतसाब जरूरी है। मुसल्लह अफवाज इस सिमत हर बामानी कोशिश को सपोर्ट करेंगी। अहम जुमला है कि मुसल्लह अफवाज इस सिमत हर बामानी कोशिश को, यानी एहतसाब की जानिब किसी भी कोशिश को सपोर्ट करेंगी जो हमारी अगली नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल को
यकीनी बनाए। यहाँ अहम बात यह है कि आर्मी चीफ का यह बयान सामने आने के बाद हुकूमत इस बयान के साथ खड़ी नजर आई। हुकूमती शख्सियात की जानिब से अब तक जो बयानात सामने आए हैं उससे साफ जाहिर है कि हुकूमत को आर्मी चीफ के इस बयान पर कोई एतराज नहीं, या कम से कम अब तक जब वजीर आजम वापस आए हैं और ना उन्होंने अभी तक किसी मीटिंग की सदारत की है, और जो बयानात सामने आए वो उस वक्त के थे जब वजीर आजम जहाज में थे, सफर में थे। तो जो बयानात सामने आए उसमें किसी ने कहा कि यह हुकूमती पॉलिसी का तसलसल है, हुकूमत भी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। आर्मी चीफ का बयान भी उसी तसलसल में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात परवेज रशीद के जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो उस रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ है जो हुकूमत की जानिब से पिछले साल नवंबर में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होने वाले बयान पर था, जिसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की गवर्नेंस पर तनकीद की थी और कहा था कि मैचिंग रिस्पांस गवर्नर का चाहिए इस ऑपरेशन में और गवर्नेंस होनी चाहिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जारी होने वाले इस बयान पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल था, जिसमें हुकूमत का कहना था कि हुकूमत अवाम को जवाबदेह है और तमाम इदारे इस हवाले से आईनी हुदूद में रहें। इससे पहले अगस्त 2014 में जब इमरान खान का धरना जारी था, उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान सामने आया जिसमें हुकूमत को धरना मुजाहिरीन पर पावर इस्तेमाल करने या किसी भी किस्म का के वायलेंस ना हो जाए इस हवाले से मोहतात रहने का कहा गया था। इस बयान को भी की जो इंटरप्रिटेशन हुई, जो बयान की तशरीह की गई वो यही थी कि हुकूमत को बराह रास्त पैगाम है, जिस तरीके से गवर्नेंस वाली प्रेस रिलीज का था। लेकिन अब जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो पिछले साल वाले रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से बात की जिसमें उनका कहना था कि आर्मी चीफ क्यों बयान ना दे, मुल्क में करप्शन तो है। आप क्यों इस पे एतराज करते हैं कि आर्मी चीफ क्यों स्टेटमेंट दे? आर्मी चीफ क्यों नहीं स्टेटमेंट दे सकता? वो एक अदारे के सरबराह हैं, पाकिस्तानी हैं, और उनका अदारा जो है जाने कुर्बान कर रहा है इस मुल्क की सालमियत के लिए। तो वो फॉर हिम ऑल्सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि मुल्क में करप्शन है। अल्लाह के फजल से करप्शन जो है हमारी हुकूमत में तमाम इंटरनेशनल अदारों ने जो है वो इस बात को एडमिट किया हुआ कम हुई है, लेकिन अभी भी है करप्शन है, झूठे सच्चे हर किस्म के इल्जाम लगते रहते हैं। तो अगर कोई काबिल एतबार अदारा जो है वो बनाया जा सकता है इस सिलसिले में तो जरूर बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही है। मैं सब कहता है आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तो आर्मी चीफ की तरफ से ताउन की भी ऑफर की गई है कि हर किस्म का ताउन करने को तैयार है। हुकूमत किस किस्म का ताउन लेने को तैयार है ये बात आज हुकूमत के सामने रखेंगे। और अगर हुकूमत इस बयान से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है और हुकूमत खुद भी इस बात की दावेदार है कि हमारे दौर में कोई बड़ा स्कैम नहीं आया, हमारे दौर में करप्शन कम हुई है, तो फिर आर्मी चीफ का ये बयान क्या हुकूमत पनामा लीक्स के तनाजुर में लेती है जिसका आज बहुत शोर मचा हुआ है या नहीं। और अगर मुल्क में करप्शन है तो इसका एहतसाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन इस हवाले से इकदाम अगर होते नजर नहीं आए या आर्मी चीफ ने यह बयान दिया तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है। और पनामा लीक्स के बाद हमने अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये सवाल हुसैन नवाज शरीफ साहब समेत अहम वफाकी वज़रा के सामने रखा। मुसलसल ये हम मामला सामने रखते रहे कि क्यों क्लियर होकर हुकूमत नहीं आती। जो जवाब आया वो हम आपके सामने रखते हैं कि क्या जवाब सामने आता रहा। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बेटे हैं, आपने एक छोटी स्टील मिल सऊदी अरब में लगाई, तो आप आवाम को बताएंगे नहीं आपके वालिद साहब पर और आप पर सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो कि कितने पैसे में स्टील मिल बिकी, आपको कितना हिस्सा मिला, उस बाकी हिस्से में से कितने में आपने सऊदी अरब में दोबारा स्टील मिल लगाई, कितने आप बरतानिया में पैसे ऑफिशियली लेके गए, कितने आपने इन्वेस्ट किए, कितने में मॉर्गेज किया, कितना पैसा कमाया। अवाम के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं रखेंगे कितना कमाते गए, साल साल क्या हुआ। देखिए जी, मैं आपको जब एक तरीका जो है बता चुका हूँ तो आप उसकी जो है ना अपना मुझसे फिगर्स आप क्यों पूछते हैं? जब मैंने अपना कभी जरूरत पड़ी साबित करने की तो कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। शौकत खानम की अगर लगे भी और गलत इन्वेस्टमेंट हुई और किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए लगा, मगर ये तो पता है ना कि शौकत खानम के पास पैसे आए कहाँ से, लोगों के एहतियात के, ज़कात के, खैरात के पैसे आए। आप ये भी तो बताएं फिर हुसैन नवाज के पैसे कहाँ से आए। ये वाला जवाब तो आप दे नहीं रहे कि सोर्स ऑफ फंडिंग का है। हुसैन नवाज के पैसे कहाँ से आए थे? इमरान खान को जब हम सवाल पूछते हैं तो वो रेजिडेंट के तौर पर पूछते हैं। हुसैन नवाज जो है वो रेजिडेंट पाकिस्तानी नहीं है, जिस तरह लाखों पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है। आप जैसी शख्सियत थी आज अपनी लीडरशिप को डिफेंड कर रही थी और ये सबूत नहीं दे रही थी कि ये लो मेरी लीडरशिप के सबूत, ये ऐसे कमाया, ऐसे बाहर लेके गए और मेरी लीडरशिप के बच्चों ने भी ऐसे कमाया और ऐसे इन्वेस्ट किया। सर आप जैसे इंसान की जो तकारीर है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और आपके पास भी आज सबूत मैं बिल्कुल आपकी ये फरमाइश पूरी करूंगा। मैं ये उस अदालत में तमाम तर सबूत के साथ तमाम तक मनी जो ट्रेल है
उसको हम प्रूव करेंगे। आप थोड़ा मौका तो दें। बरतानवी वजीर आजम पर भी इल्जाम लगा, उनका रिएक्शन आपके सामने रखता हूं। अपने दादा से लेके अपनी अहलिया का भी बता दिया, ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता वजीर आजम का? सारा का सारा जो राइवेंट मार्च है वो दफन हो जाएगा। शाहजेब, मैं उस पर भी आने वाला था। शाहजेब, वो तो अभी उन्होंने बताया, हमारे वजीर आजम के बेटे ने आज से 2-3 महीने पहले सब कुछ आपके सामने सब कुछ रख दिया। के बाद तो तवक्को थी कि आप इजलास के बाद बाहर आते, मीडिया से गुफ्तगू करते, डॉक्यूमेंट सारे सामने रखते, एक पैसा पाकिस्तान से बाहर गया या नहीं गया, गया तो कैसे गया, कितना हुसैन नवाज ने कमाया, किस तरह कमाया, और मामला सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी करते और ख़त्म कर देते। आज भी ऐसा नहीं हुआ। शाहजेब साहब, गुजारिश ये है कि हमारा ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सियासत का ताल्लुक है। उनका बिजनेस क्या है और उसकी तफसीलात क्या है उसका हमें इल्म नहीं होता। जब ये पानामा लीक्स का मामला आया तो हम में से बहुत से लोग मीडिया पर नहीं आए, मेरे समेत, कि जब तक हमें पूरी मालूमात ना हो हम मीडिया पर कैसे आए। मुसलसल ये सवाल हमारी तरफ से रखा गया कि जो सबूत हैं सामने रखिए, मामला खत्म कीजिए, कमीशन बनाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी, राइवेंट मार्च की जरूरत भी नहीं पेश आएगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हसन और हुसैन नवाज बैठकर कर दें या फिर कोई और हुकूमती वजीर कर दे, सब कुछ मामला सामने रखिए, सारे असासों की तफसीलात, कैसे पैसे ट्रांसफर हुए, कहां से हुए, और मामला खत्म कीजिए। आज इमरान खान ने जहां हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, वहीं उन्होंने वही 4 सवालात हुकूमत के सामने भी रखे और यह भी कहा कि अगर आर्मी चीफ ये बात कर रहे हैं तो पूरी कौम इसकी तायीद करेगी। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, करप्शन के हवाले से बात करने के हवाले से हम सवालात वफाकी वज़रा के सामने रखते रहे। इमरान खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत कमीशन के बाद में बनाए, पहले इन 4 सवालों का जवाब दे। मैं सिर्फ 4 सवाल पूछता हूं। आपने ये अपार्टमेंट्स खरीदी कब थी? मेफेयर की, अरबों रुपए की। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये पैसा बाहर भिजवाया कैसे था? क्या इस पैसे पे आपने टैक्स दिया था? क्या ये पैसा डिक्लेयर किया था? क्या आपके पास जो आमदनी है वो इतनी थी कि आप इतनी महंगी अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स खरीद सकते थे? ये तो आप जवाब दे सकते हैं ना। कमीशन की तो बात की बात है, कमीशन तो बाद में बैठेगी और चीज़ें देखेगी, लेकिन आप इसका तो जवाब दे सकते हैं। मियाँ साहब ने जब ये ऑफशोर अपार्टमेंट्स खरीदी हैं अपने बच्चों के नाम पे, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इनका काम था डिक्लेयर करना, इनकी जिम्मेदारी है। ये सवाल बार बार उठ रहा है, जोर पकड़ रहा है। हम अपने प्रोग्राम में जैसा कि आपको दिखा रहे थे, मुख्तलिफ वज़रा से बार बार सवाल करते रहे। आज खान साहब ने भी कहा है कि कमीशन बाद में बना लें, इन सवालों के जवाब तो देते हैं। हुकूमत कमीशन जरूर बनाए मगर पहले शरीफ खानदान के असासे सामने लाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज हसन ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शरीफ खानदान अपने असासे सामने लाए तो हो सकता है कि कमीशन बनाने की जरूरत ही ना पेश आए। इमरान खान, एतजाज हसन के आज मौक़िफ़ इख्तियार किया, हुकूमत पनामा लीक्स पर कमीशन जरूर बनाए लेकिन पहले अपने असास से जायदाद की तफसील, टैक्स रिटर्न सामने लाए। इससे ना सिर्फ अपोजिशन का दबाव कम होगा बल्कि हुकूमत की मुश्किलात भी कम हो सकती हैं। इमरान खान, एतजाज हसन ने आज ये मौक़िफ़ दोहराया। हमने अपने ही प्रोग्राम में हुसैन नवाज और नून लीगी वज़रा के सामने भी ये सवाल रखा था। जवाब क्या आया आपको हम दिखा चुके हैं। इस हवाले से हम ज़रा तफसीली मामला रखेंगे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते मांडवी वाला साहब जो कि कानूनदान हैं, उनसे जब हमने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की तहकीकात में महीनों लग सकते हैं। तो क्या हुकूमत तैयार है कि महीनों तक इस पर यह तनकीद होती रहे? आज एक प्रेस रिलीज भी आ गया है, क्या इस मामले के लिए तैयार है? क्या कह रहे थे कानूनदान, जरा सुनिए। हमारे लिए जो सबसे डिफिकल्ट चीज है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक कंट्री की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है। ये वो ट्रीटियां होती हैं जिससे हुकूमत दूसरी हुकूमत को कांटेक्ट करके कह सकती है कि जी हमें असिस्टेंस दें और हमें इन्वेस्टिगेट करवाने किसी के बाहर एसेट्स जो हैं, वो हमने सिर्फ कजाकिस्तान के साथ साइन किया हुआ है और किसी कंट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान के बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करना एक लीगल इम्पॉसिबिलिटी होगी और उसका जो टाइम फ्रेम भी आप देख रहे हैं, ये लॉ के तहत भी जो स्विट्जरलैंड का है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ईयर्स। टेम्पररी सिर्फ वो फ्रीजिंग ऑर्डर दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सके। कमीशन के लिए द क्विकेस्ट वे जो वो बाहर जाके छानबीन कर सकते हैं कि जिनको वो बुलाएं, वो आइदर थ्रू नैब या थ्रू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उन्हीं से कंसेंट लें और वो कंसेंट लेकर उस जुरिस्डिक्शन में जाएं, कहें कि जी हमारे पास पूरी अथॉरिटी है और ये पूरी अथॉरिटी के साथ हम इंफॉर्मेशन लेने आए। विदाउट दैट कंसेंट तो उनके लिए बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
खुद वो लोग जिन पर इल्ज़ाम लगा है वो अगर अपनी कंसेंट दें, वो कहें कि जी हमारी मर्जी शामिल है, उसके बाद पनामा या दूसरी ऑफशोर जो जगह है वहां से सारा के सारा डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। अदरवाइज इस मामले में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पनामा लीक्स के बाद सवालात उठ रहे हैं, मुसलसल उठ रहे हैं, और शरीफ खानदान की खामोशी मामले को मजीद मशकूक बना रही है। बहुत से इल्जाम सिर्फ हुसैन और हसन नवाज के सामने आकर जवाब देने से ही दम तोड़ेंगे, ना कि इस तरीके से जिस तरीके से अब तक दिफा किया गया है। इस हवाले से जो कुछ हकाइक हैं वो आपके सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आपने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, जो आर्मी चीफ ने कहा दुरुस्त कहा, तो आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि वो ताउन करने के लिए भी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। आप वजीर दिफा और काफी अरसे से हैं, किस किस्म का ताउन लेने को फिर आप तैयार हैं अगर वो दुरुस्त कह रहे हैं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के लिए? देखिए, ये तो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है एक ऑफर है कि अगर कोई डिफिकल्टीज या कोई ऐसी ऑब्स्टिकल्स हों जिसमें उनका तावन दरकार हो तो दैट इज अवेलेबल। आपको ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है कि जब भी फौज की तरफ से कोई बयान आता है या उसका रिस्पांस जो है वो सियासतदानों की तरफ से आता है, वो एक इशू जो है रेज हो जाता है। जब माजी में टेक ओवर्स होते थे फौज के, तो उस वक्त मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन जो भी मीडिया उस वक्त होता था वो जो बिल्कुल जो आने वालों को है खुशामदीद कहता था। अब एक नई पैराडाइम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, जिसको कह सकते हैं आप, अंग्रेजी में ये लफ्ज यूज होता रहा है कि कोहैबिटेशन जो है, यानी ये फौज का अदारा जो है वो सिविलियन हुकूमत के साथ मिलके उनकी जो आईनी बालादस्ती है उसको तस्लीम करके दहशतगर्दी में और जो इश्यूज हैं जो इस वक्त दरपेश हैं कौम को, उसमें अपनी सर्विसेज जो हैं उनकी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेशन हो रही है, और उसके लिए सारी कौम जो है उनकी ममनून भी है और उनकी हम लोग शुक्रगुजार भी हैं जो जिस तरह वो जाने कुर्बान कर रहे हैं, खुसूसन दहशतगर्दी के खिलाफ। करप्शन का एक लिंकेज है दहशतगर्दी के, जितना भी पैसा इस्तेमाल होता है दहशतगर्दी में वो किसी न किसी हवाले से इल गॉटन मनी होती है, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हो या भत्ते के हवाले से हो। तो इसलिए ये लिंकेज जो है ये दिस कैनॉट बी डिनाइड, एंड आई थिंक द वे द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, ये पाकिस्तान में आज से कुछ दहाइयां अगर पहले हो जाता इस किस्म का कोई तावन जो है, बजाय इसके के एडवर्सरीज होते, बजाय इसके कि इसमें कोई आपस में जो है वो तफावत होता, ये इस किस्म की जो इस वक्त कोऑपरेशन है ये तो आइडल है। मगर ख्वाजा साहब पिछले जितने भी स्टेटमेंट टेरर फंडिंग के हवाले से आए हैं उसमें टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ये सारी बातें मेंशन होती थी। आज अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात की है, टेररिज्म स्पेसिफिक एहतसाब की बात नहीं की उन्होंने। तो उसमें आप किस किस्म की मदद ले तैयार हैं, कहां कहां फेल हो रहे हैं, ये बतौर वजीर दिफा अगर आप बताना चाहें क्या मदद आप, क्योंकि आपने बयान किया गया, तो किस किस्म की मदद लेंगे? बयान आया है कोऑपरेशन जो है, देखें आर्मी के साथ जो है भरपूर तावन जो है सीपैक में भी है। आप देख रहे हैं कि सीपैक पे भी चीफ ने जो है बयान दिए हैं जो बड़े जिसका जो है उससे बड़ी क्लैरिटी आई इस हवाले से कि जो रुकावटें जो सीपैक में। ख्वाजा साहब बात के साथ सीपैक का जो फाइनेंशियल एलिमेंट है उसमें तो नहीं है ना, सिक्योरिटी और दूसरे मामला और उसको अमली जामा पहनाने में है, उसमें करप्शन रोकने में तो नहीं है सीपैक में? नहीं, देखना सीपैक में तो कोई अभी तक इशू नहीं का आप प्रिज्यूम ना करें कि उसमें करप्शन है, अभी तो नहीं कर रहा, मैं प्रिजम्पशंस पे ना बात करें ना। मेरा मतलब है कि सीपैक जो है वो एक शाहरग जो है, माशी शाहरग जो है वो पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला बनेगी, और उसकी हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी में जो है वो मुज़मिर है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है, दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। तो इसलिए अगर फौज जो है सीपैक के ऊपर मदद कर रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, और करप्शन जो है जो पिछले कई दहाइयों से, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अभी प्रोग्राम में कि इसको सियासी मकासद के लिए एहतसाब को इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से लफ्ज़ ही बदनाम हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये बड़े कॉन्फिडेंट के साथ और बड़ी मैं समझता हूँ कि एक खुशी के साथ मैं कहता हूँ कि पिछले 3 साल में जिस वजारत में मैं हूँ
वाटर एंड पावर में पिछले अदवार में उसमें बेशुमार स्कैंडल्स हुए। अल्लाह का फजल है, मेहरबानी है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला आगे भी ईमान दे, हमें भी दे, मेरे कोलीग्स को भी दे। बट ख्वाजा साहब, ये बात ठीक है कि आपकी अभी तक कुछ मिसमैनेजमेंट के इश्यूज जरूर आए होंगे हुकूमत के, मगर कोई बड़ा स्कैम करप्शन का नहीं आया। और अगर आर्मी चीफ ये नहीं कह रहे और आप कह रहे हैं कि करप्शन का कोई बड़ा स्कैम नहीं है, उसके बावजूद अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं कि करप्शन खत्म करने की जरूरत है, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, तो क्या ये पनामा लीक्स के तनाजुर में है? और क्या ये आपकी 3 साल हुकूमत का फेलियर नहीं कि आपने करप्शन के खिलाफ अपने दावों के मुताबिक काम नहीं किया, इसलिए आज वो कह रहे हैं कि फिर हम ताउन करने को तैयार? शाहजेब, इसका तनाजुर जो है इतना लिमिट ना करें प्लीज। ये आर्मी चीफ जो है वुड नॉट ऑफर हिज सर्विसेज और सर्विसेज ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन जस्ट फॉर वन ट्रांजैक्शन। दिस इशू इज ए ट्रांजैक्शनल इशू। आप करप्शन के इशू को जो है उसके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि हमारी कौम में, सियासतदानों में, दूसरे अदारों में, जुडिशरी में, इसमें रेवेन्यू में, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, इवन ये आपके मीडिया में, हर इंस्टीट्यूशन में करप्शन जो है उसके कहीं ज्यादा है कहीं कम है। लेकिन ये हमारी जो जिस्म है कौम का या मुल्क का, उसको एक दीमक की तरह ये चाट रही है। ख्वाजा साहब, जितने भी इदारों के आपने नाम लिए, इन सब में करप्शन के खात्मे के लिए आपको फौज का कोऑपरेशन कबूल है? देखिए, फौज को कोऑपरेशन जो है जिस वक्त कहीं भी रिक्वायर्ड होगी तो गवर्नमेंट बिल्कुल उस तावन को जो है मांगेगी और उसको वेलकम भी करेगी। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में और मुख्तलिफ वजारतों में अगर कहीं पर भी है, अगर आप एक्सप्लेन कर दें मुझे कि किस तरीके से फौज आपके साथ कोऑपरेट करेगी, किस तरह? मैं उसी की तरफ आने लगा था। अब शाहजेब, ये आज मैंने आपके चैनल के साथ बात करते हुए जब मैं असेंबली से, सेनेट से निकला हूं, तो उस वक्त भी मैंने बात की है कि इस वक्त तक एहतसाब का जितना भी अमल है ना, वो सारा जो है ना वो डिस्प्यूटेड हो गया हुआ है। उसके कल भी इसके ऊपर बेशुमार क्रिटिसिज्म सेनेट के अंदर हुआ है। मैं सेनेट में उस वक्त बैठा हुआ था, बल्कि आउटराइट जो है साबिक वजीर कानून फारूक नायक ने कहा है कि ये कानून जो है किसी असेंबली ने नैब वाला पास ही नहीं किया हुआ। ये जो है एक लेगेसी है जनरल मुशर्रफ की, जिसको प्रोटेक्शन दी गई थी आइन के तहत जो है। तो वी हैव टू रीविजिट द होल थिंग। आई एग्री विद व्हाटएवर वाज सेड। बट ख्वाजा साहब, ये बहुत, इजंट इट टू लेट? 8 साल हो गए हैं जमहूरियत को। 2005 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुआ था, जो आप कह रहे हैं 5 साल पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, 3 साल आपने नहीं किया, तो ये काम करना नहीं था। और अगर आज ये आर्मी चीफ कह रहे हैं तो ये उस फेलियर की तरफ फिर निशानदेही है या किस तरफ है? मैं आपको बताता हूँ, इट इज नेवर टू लेट। अगर कुछ चीज जो है जिसमें देर हो गई है उसको अबैंडन तो नहीं किया जा सकता। अगर उसको इस स्टेज के ऊपर भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाए और उसमें जो है तमाम अदारे, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें फौज भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें मीडिया भी है, अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को मियां नवाज शरीफ साहब ने आज से 4 साल कबल जिस वक्त वजीर आजम नहीं थे उस वक्त भी थे कि देयर आर सम नेशनल इशू जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स का जो है ना वो तावन जो है और उनकी ताईद जो है उसकी जरूरत है। और आज भी मैं समझता हूँ कि इट्स ट्रू इवन टुडे कि उनकी तमाम अदारों की ताईद और तावन की जो है वो जरूरत है। और एक अच्छा अदारा, मैं तो समझता हूँ कि एक अदारा ही बना लिया जाए जिसके सामने इंक्लूडिंग पनामा लीक्स के अलावा और भी जो हमारे इश्यूज हैं, मेरा ख्याल है उनको ट्रांजैक्शनल इश्यूज के तौर पे यूज नहीं करना, डील नहीं करना चाहिए, बल्कि एक होलसम अप्रोच होनी चाहिए। आप ठीक है, आप एक इदारे का कह रहे हैं जिसमें पनामा समेत दूसरे भी करप्शन के इश्यूज हों, फिर उस इदारे में बता दें, क्योंकि आपने इंडोर्स कैसे में जानना चाह रहा हूं, उस इदारे में मुझे बता दें आर्मी का क्या कोऑपरेशन आपको चाहिए, उस इदारे में क्या हो, 2 सर्विस ब्रिगेडियर हो, 2 रिटायर्ड जनरल हो, क्या हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। यू आर ट्राइंग टू पिन मी डाउन पर्टिकुलरली के उसमें एब्सोल्युटली नॉट कि फौज की क्या उसमें रोल क्या होगा। देखें, उनकी तरफ से एक ऑफर आई है, उनकी तरफ से एक ऑफर है विच इज गुड एंड एवरीबॉडी हैज अप्रिशिएटेड दैट अक्रॉस द बोर्ड। लोगों ने अप्रिशिएट उसको किया है। अब ये उनका तावन जो है उसकी क्या शेप और क्या टेनर होगा वो तो आने वाले वक्तों में जब भी जरूरत होगी और उनकी ऑफर को जो है बिल्कुल उसको अमली जामा बनाया जाएगा। लेकिन मैं विद इन 6 आवर्स अगर मुझे उसका टेनर जो है या उसका तरीकाकार जो है अगर आप मुझसे मांग रहे हैं तो मेरा ख्याल है टू अर्ली। साहब, आप हुकूमत के ओवरऑल रिस्पांस से जो पनामा के ऊपर है, नून लीग का, शरीफ फैमिली का, हुकूमत का मसला तो नहीं है खैर, उससे आप
मुतमईन है, जो कमीशन आपने प्रपोज किया वो भी रिजेक्ट कर दिया, मुतमईन है, क्या लाया अमल है? देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब 6-7 रोज जो है वो बरतानिया में रहे हैं अपने इलाज के सिलसिले में, आज वो वापस आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि कोई हतमी फैसला अगले 1-2 रोज में हो जाएगा इंशाअल्लाह इस सिलसिले में। और जो आपने बातें की हैं ये सारी बातें मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि दीज थिंग्स शुड बी पुट टू रेस्ट एंड ये कंट्रोवर्सी जो है इट मस्ट बी डेल्ट विद हेड ऑन। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि इस कंट्रोवर्सी को अब ख़त्म किया जाना चाहिए और कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के लिए बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब देने होंगे। अहम बात यह है कि लंदन में जिस फ्लैट की बातें हो रही हैं, जिनकी बातें हो रही हैं, उस फ्लैट की जो मिल्कियत है उसका मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है। हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने ये दावा किया कि उन्होंने बरतानिया वाला फ्लैट 2006 में लिया। ये कंपनियां नीलसन नेस्कॉल इनकी जो ओनरशिप है वो 2006 में ली, लेकिन जब 1999 में बीबीसी के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दूसरे बेटे हसन नवाज ने सवाल के जवाब में बताया कि वो जिस फ्लैट में रहते हैं वो उनकी मिल्कियत में नहीं बल्कि किराए पर है, तो सिर्फ हसन नवाज ने ही नहीं, 1998 में नवाज हुकूमत के वजीर कानून खालिद अनवर ने भी वाजे किया था कि लंदन में पार्कलैंड फ्लैट्स किराए पर हैं। अगर फ्लैट्स किराए पर था तो इसकी मालियत मिल्कियत किसके पास रही, कौन किराया देता रहा, किससे एग्रीमेंट हुआ। अगर इस फ्लैट को 2006 में खरीदा गया तो दोनों भाई 1999 से 2006 तक किराए की रसीदें सामने लाएं, मुआहदे की कॉपियां पेश करें, साथ ही यह बताएं कि वो 2006 से पहले इस फ्लैट का मालिक कौन था, किससे इन्होंने ये फ्लैट्स खरीदे हैं, ये फ्लैट्स किसी बाहर के आदमी से खरीदे या 2006 में ये हुसैन नवाज की मिल्कियत में आए हैं, उससे पहले शरीफ खानदान के ही किसी दूसरे शख्स की मिल्कियत में थे। क्योंकि 1999 में बरतानवी अदालत का एक फैसला भी सामने आया है जिसमें अदालत ने हुदैबिया पेपर मिल में मियां शहबाज शरीफ, मियां शरीफ और मियां अब्बास शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया कि अगर वो कर्ज की रकम नहीं अदा कर सकते तो असासे कोलैटरल के तौर पर रखें। और अदालत में जाहिर किए गए असासों में 4 फ्लैट्स का जिक्र किया गया है। और आम बात यह भी है कि ये फ्लैट्स 2006 में खरीदे गए तो 1999 में बरतानवी अखबारात ने लंदन के इलाके पार्कलैंड में शरीफ फैमिली के फ्लैट्स की खबरें शाया की, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। और तो और अप्रैल 2000 में बरतानवी अखबार दी गार्जियन से बात करते हुए वजीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने ये फ्लैट बच्चों की पढ़ाई के लिए खरीदे। बरतानवी मीडिया 2006 से पहले लंदन पार्कलैंड में शरीफ खानदान के फ्लैट्स की खबरें शाया करता रहा। अगर ये झूठी थी तो शरीफ खानदान ने इसके खिलाफ क्या कोई कानूनी चाराजोई की, उस वक्त क्यों नहीं डिनाई किया? और अगर ये मान भी लिया जाए कि शरीफ खानदान ने ये फ्लैट 2006 में खरीदे तो किससे खरीदे, उनका नाम सामने लाएं, सारी ट्रांजैक्शन सामने लाएं। और आपने 2006 में वो प्रॉपर्टी ही क्यों खरीदी जो पहले से आपसे मंसूब थी, जिसका पहले से मीडिया में आपके हवाले से जिक्र होता रहा, जिससे हसन नवाज से जिस प्रॉपर्टी के बारे में सवालात 1999 में होते रहे। हुसैन नवाज ने हमारे ही प्रोग्राम में यह दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब में स्टील मिल बेचकर सब कुछ किया। हुसैन नवाज ये क्यों नहीं बता रहे कि उन्होंने सऊदी अरब से लंदन कितने पैसे मुंतकिल किए, इस दौरान वो क्या करते रहे, उनके असासों की मालियत क्या थी। एक और अहम सवाल यह है कि हुसैन नवाज के दावों के बाद यह सवाल पैदा होता है और कानूनी पेचीदगियां बहुत हैं, कमीशन भी बन गया, लेकिन खुद हुसैन नवाज ही आकर मीडिया पर आकर पार्लियामेंट में या फिर उनकी पार्टी के लोग इस बात को क्लियर कर सकते हैं, सारा मामला जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब आप दे सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान को सामने आकर इन तमाम इल्जाम के जवाब देना होगा और जवाब सामने आते ही हुकूमत की मुश्किलात किसी हद तक कम भी हो सकती हैं, वरना सवालात उठते रहेंगे और मामला चलता रहेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह करप्शन के खिलाफ एहतसाब के नाम पर मार्शल लॉ ने और जमहूरी हुक्मरानों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, किया कुछ नहीं, दावे किए, आपसे वोट लिए या फिर दावे किए और जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ 8.5 साल इक़्तिदार में रहे कैसे, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आज मुस्तफ़ा कमाल के काफिले में मुत्तहिदा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन इफ्तिखार अहमद रंधावा भी शामिल हो गए और इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने एमक्यूएम के कायद का एक शख्स के हाथों धोखा खाने का किस्सा जरा तफसील से सुनाया। आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपने ज़राए से जब हमारी बात हुई और इस बात के बाद बात हुई कि मुस्तफ़ा के फारूक सत्तार साहब ने खुद ने कन्फर्म किया है, मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बार बार कह रहे थे अपने मुख्तलिफ जलसों में और तकारीर में कि एक ऐसा वाक़या हुआ है, मगर ये क्या वाक़या है कि जैसे फारूक सत्तार साहब कन्फर्म करते हैं कि कम अज़ कम किसी ने पैसे ज़रूर मांगे थे ताल्लुक़ कराने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर कराने के लिए। तो हमने गुज़िश्ता हफ्ते पूरा किस्सा आपके सामने रखा कि बात क्या हुई थी, किस तरीके से पैसे दिए, किस तरीके से पैसे वापस हुए, किस तरह बेवकूफ़ बनाया, नदीम नुसरत साहब बीच में आए। मगर आज कुछ मज़ीद तफसीलात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सामने रखी हैं जिसकी ज़ाहिर तरदीद या तस्दीक खुद मुत्तहिदा कर सकती है। हमने जो कहानी आपके सामने रखी थी उसकी तरदीद नहीं की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, लेकिन जो आगे की बात है
मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की बात भी करा दी गई और यह कह के करा दी गई कि आप इस वक्त आईएसआई चीफ से बात कर रहे हैं, असल में आईएसआई चीफ से नहीं किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे थे जिसको आईएसआई चीफ बनाकर पेश किया गया और अल्ताफ हुसैन साहब बहुत खुश भी हुए। क्या मुस्तफा कमाल साहब कह रहे थे? नदीम नुसरत साहब आए हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब की नाराजगियां क्योंकि जब बढ़ने लगी गवर्नर साहब से तो उन्होंने ये प्लान किया नदीम नुसरत साहब के साथ मिलकर कि यार कोई पैरेलल कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करो एस्टेब्लिशमेंट से कि ये गवर्नर की मजबूरी ना रहे हमें। उस हवाले से नदीम नुसरत साहब ने एक साहब को ढूंढ लिया, बंदा टकर गया, इनको चीटर टकर गया, कहा जी मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा। क्या करो भाई, 1 करोड़ 2.5 करोड़ की पूरी डील है तो 1 करोड़ 60 आप पहले दे दो, उसके बाद पहला कांटेक्ट होगा। आदिल सिद्दीकी साहब की और डॉक्टर सगीर की, उन साहब से मुलाकात करवाई और वो सेफ हाउस भी कहा, PCHS में उसके किसी दोस्त का घर था उस चीटर आदमी के, और ये कहा गया कि भाई 1 करोड़ 60 लाख के बाद जो है पहला कांटेक्ट हो जाएगा, कॉल आ जाएगी आपको। अल्ताफ हुसैन साहब को बताया गया, नदीम साहब ने बताया और परमिशन हुई और 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश वो लेकर जाकर उसको उनको उसी जगह पे उनको हैंडओवर कर दिया गया। अब इंतजार हो रहा है 4 दिनों से भाई कि कॉल आई, कॉल आ गई जनाब, 45 मिनट की बात हुई और कॉल ये कह के बताया गया कि जो है वो DGI बात कर रहे हैं। अल्ताफ साहब का जब लंदन सेक्रेटरी में दोबारा कॉल आई तो हशाज बचा, जबरदस्त मूड कि DGI से बात हो गई। उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने यहाँ पे लंदन कराची वालों को मिलवाकर कुछ हिदायतें लिखवाई कि दुरूद तनज्जैना का विर्द करना है, या सलामों का विर्द करना है, तमाम ज़ोनों पे कहो कि या सलामों का विर्द करें। वो DGI जो सो कॉल्ड DGI उस वक्त उनको या सलामों का विर्द बता रहे हैं उनको ना वहाँ पे और कहा कि जो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये किस्सा पूरा बताया मुस्तफा कमाल साहब ने। इसके बाद भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई जवाब नहीं आया, मगर सवालात पैदा होते हैं कि ऐसा कौन सा शख्स था, किस तरीके से ये सारा मामला हो गया। बाद में बाकायदा तौर पर सिफारत खाने के जरिए बताया गया और पैगाम पहुंचवाया गया कि भाई आपके साथ ये बड़ा कोई चीटिंग कर रहा है, कोई झूठ आपके साथ बोल रहा है। मगर ये भी सवाल पैदा होता है कि इतने सारे पैसे थे, कहाँ से आए, कैसे किसी को दे दिए गए और फिर वापस रिकवर कराए गए। इस आम वाक़े से मुतालिक गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको अंदर की कहानी बताई थी, मगर जो मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं वो तो एक आगे का किस्सा है कि असल में एक शख्स के साथ बात भी हो गई थी, धोखा भी हो गया। एक शख्स DGI बनकर अल्ताफ हुसैन साहब से बात भी कर ली और अल्ताफ हुसैन साहब ये भी समझे और उन्होंने कारकुनों को बता दिया कि जी बात हो गई है, मामला तय पा गए हैं हमारे इदारे के साथ। और बाद में इदारों ने बताया कि भाई आप किसके जरिए बातें कर रहे हैं, क्या मामला है और ये मामला खराब हो रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल साहब ने यह भी कहा कि MQM को साबिक बरतानवी सिफारतकार शहरियार खान नियाजी के इल्जामात का भी वाज़ेह जवाब देना चाहिए। आपको हम बताते चलें कि अब 1 हफ्ता बीत गया है। शहरियार खान नियाजी साहब हमारे ही प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बहुत सारे इल्जामात लगाए थे। जो बातें उन्होंने की वो आपने देखी ही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद ने माना है कि वो रॉ के लिए काम करते हैं। रहमान मलिक साहब के हवाले से भी बहुत सारी बातें की थी। मुस्तफा कमाल साहब क्या कहते थे, जरा सुनिए। इशू ये है कि जनाब आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, आपका इतना बड़ा आपके लीडर साहब हैं, इन दो पेपर्स को जो है वो इसके ऊपर आके तारिक मीर साहब और अनवर साहब आकर प्रेस ब्रीफिंग करें और आकर इसको जो है वो डिनाई करें। और नदीम साहब खुद बता रहे हैं कि वो तो थे नहीं, कल वो टीवी पे बैठकर ये भी कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब के बिहाफ पे वो कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब ने शहरियार नियाजी या उनकी जो है वहाँ के ब्रिटिश डिप्लोमेट से कोई बात की नहीं। भाई आप तो उस कमरे में नहीं थे, आप तो अल्ताफ हुसैन साहब आकर ये वाली बात करें ना, अपने लोगों से खिताब करके बोले। अब तो खिताब तो कर रहे हैं ना अपने लोगों से खिताब करके बोले कि नहीं मेरी कोमल हुई है। मुस्तफा कमाल इन्हीं इल्जामात की बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता हफ्ते शहरियार खान नियाजी ने हमारे प्रोग्राम में लगाए थे। शहरियार खान नियाजी ने ना सिर्फ MQM के कायद पर रॉ से ताल्लुकात के इल्जामात लगाए थे, बल्कि ये दावा भी किया था कि बरतानवी हुकूमत इस हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को आगाह करती रही। MQM ने बयान में शहरियार खान नियाजी के दावे को मुस्तरद करते हुए फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस से वजाहत के लिए राब्ते का कहा था, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा था कि उन्होंने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया है। मगर रहमान मलिक और MQM के बरतानवी हुकाम से राब्ते पर जवाब की कोई अपडेट सामने नहीं आई। ना रहमान मलिक साहब ने बताया है अभी तक, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, जबकि हमने शहरियार खान नियाजी के दावों पर बरतानवी हाई कमीशन का जब रद्द-ए-अमल जानना चाहा था तो 24 घंटे के अंदर हमें जवाब मौसूल हो गया था और हमने आपके सामने 2 सत्रों का जवाब जो उन्होंने दिया था वो रख दिया था। बरतानवी वजारत खारजा ने भी द न्यूज़ के नुमाइंदे के राब्ते पर और मुर्जा शाह से के राब्ते पर इस मामले पर खामोशी इख्तियार करने का जवाब दिया था कि हम इस मामले पर खामोश रहेंगे। 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है। क्या कल शहरियार खान नियाजी साहब आएंगे प्रोग्राम में? अब तक की अपडेट हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं
अपने फोन के जरिए आपसे राब्ते में रहूंगा। हमने आज उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं कल प्रोग्राम में आके जरूर उन तमाम चीजों के जवाब दूंगा जो बातें मैंने की थी। और अहम मामला है कि एमक्यूएम और रहमान मलिक की जानिब से बरतानवी हुकाम से राब्ते का जवाब अब तक सामने नहीं आया। शहरियार खान नियाजी कह रहे हैं कल सामने आएंगे, मगर एमक्यूएम की तरफ से अभी तक उस डॉक्यूमेंट का जवाब भी नहीं सामने आया जिसका बार बार इल्जाम लगता है मोहम्मद अनवर और तारिक मीर साहब पर। हमने कल कहा था डॉक्टर नदीम उसर साहब से कि कम से कम उन दोनों से जवाब तो दिलवा दीजिए कि हम पर यह इल्जाम कि हमने स्कॉटलैंड यार्ड को कहा कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रॉ से फंडिंग लेते हैं, यह गलत है। तो क्या कहा था नदीम उसर साहब ने, वो जरा सुनिए। देखिए शाहजेब, मैं बहसियत अमीर एमक्यूएम के रॉ से कोई भी लिंक के हवाले से जो इल्जाम है उसको मैं उनकी तरदीद करता हूँ, उनको डिनाई करता हूँ। अल्ताफ भाई के हवाले से जितने इल्जाम हैं उनको मैं रिजेक्ट करता हूँ, डिनाई करता हूँ। मैं आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ कि जिस डॉक्यूमेंट का आप तस्करा कर रहे हैं वो बखुदा मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, लेकिन आपके प्रोग्राम का मैसेज मैंने ले लिया और ये दोनों साहिबान तक मैं आपने जो क्वेश्चन रेज किए मैं उन तक पहुँचा दूंगा। नदीम साहब ने कहा था कि दोनों साहिबान तक पहुंचा दूंगा। दोनों साहिबान, और हमारे इस प्रोग्राम को 24 घंटे हो गए, उन्होंने अभी तक इस डॉक्यूमेंट को या उनसे मंसूब बयान को के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फंडिंग लेती है, उन्होंने ये बात स्कॉटलैंड यार्ड को बताई है, रॉ से फंडिंग लेती है, अभी तक डिनाई नहीं किया। कल तक हम देखेंगे शहरियार खान नियाजी साहब अगर ज्वाइन करते हैं उस वक्त तक अगर मुत्तहिदा का भी कोई रिस्पॉन्स आता है वो भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, कितनी कामयाबी हुई, असला कितना है, सारी तफसीलात हमने आपके सामने रखी थी। मजीद तफसीलात रखेंगे एक ब्रेक के बाद। राजनपुर के छोटू गैंग पंजाब हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया है और छोटू का ये कहना, मीडिया से बातें करते हुए कहना कि हमें तो पुलिस वाले ही असलहा फराहम करते थे, सवालात उठा रहा है। ऑपरेशन का अभी तक का कामयाब ना होना सवालात उठा रहा है, तो छोटू के दावे भी सवाल उठा रहे हैं। बट बहरहाल वो अभी तक इल्जामात हैं जिनका बाद में पता चलेगा। ग्राउंड पर आपको लेके जाते हैं, एजाज सैयद से पूछते हैं मामला क्या था। बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि पुलिस एहलकार भी मगवी हैं। मामला था कि जी आगे बढ़ेगा, फौज का भी 5वां दिन हो गया, ये क्यों मामला अभी तक सफाया नहीं हो सका है? मेरे ख्याल में जो पहली तरजीह है फौज की और उसके बाद पुलिस की, और पुलिस इसमें रिसीविंग एंड पे है, वो यही है कि जो 24 एहलकार पुलिस के मुगवी हैं छोटू गैंग के सरबराह के पास, उनको बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए। ये तो पहली तरजीह है। इस तरजीह के साथ साथ हमारी पास जो इत्तलात हैं उसमें जो बैकडोर पार्लेज हैं वो हो रहे हैं। आज भी हमारी जो इस गैंग के जो सरकर्दा लीडर हैं उनसे भी बात हुई है, कुछ दीगर लोगों से भी बात हुई है, तो तमाम लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बातचीत का अमल भी जारी है, जबकि साथ साथ छोटे हथियारों से भी कोई छोटा मोटा फायर हो जाता है इस तरफ से भी और शायद दूसरी तरफ से भी इसका जवाब आ जाता है। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ज्यादा तवज्जो इसी बात पर है कि किसी तरीके से जो गुलाम रसूल और छोटू है वो इस बात पर आमादा हो जाएंगे और उन्होंने शायद आमादगी का इजहार भी कर दिया है कि वो हथियार फेंक देंगे। लेकिन उनकी शर्त यह है कि उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो फौजी अदालत में चलाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें पुलिस के ऊपर और इंतजामिया के ऊपर एतमाद नहीं है। एजाज बहुत शुक्रिया। ये मामला हल होना चाहिए और जैसे ही हल हो एहतसाब का अमल भी शुरू होना चाहिए कि किस तरीके से ये सारा मामला होता रहा, छोटू इतना ताकतवर होता रहा, असला जमा करता रहा, पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं। एहतसाब जरूर होना चाहिए, पंजाब हुकूमत को इस हवाले से जवाब देना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।